वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। रे ऑप्टिक्स में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, परावर्तन, इन सब के ये कौन कौन से सिद्धांत पर आधारित होते हैं, लेंस वगैरह, दर्पण, ये सब, प्रिज्म, इन सबको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ये भी ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको फ्लैशबैक में बताया था पीछे के लेक्चर में, जब मैंने ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी तो आपको बताया था कि जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का पोर्शन है वो एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। ऑप्टिक्स है वो एग्जाम में 9 मार्क्स की आती है और 9 मार्क्स में 2 चैप्टर का पोर्शन होता है। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। 2 चैप्टर रहते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये आपका जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर मिला के टोटल होते हैं 5+4 या 4+5, कैसे भी इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, 9 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से इनके दोनों के बराबर लगभग इक्वल वेटेज रहता है। यहां पर हम प्रकाश के तरंग रूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं होती है और किस तरह से वो उनको शो करता है। तो हमने परावर्तन अपवर्तन को पढ़ लिया था। उसके बाद में मैंने आपको प्रकाश की घटनाएं बताई थी। तो प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी थी? प्रकाश की घटनाओं में हम बात करें तो परावर्तन, परावर्तन के बाद में अपवर्तन, ये 2 घटनाएं हम रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कंप्लीटली इनको देख चुके हैं। इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी पढ़ चुके हैं और इनका किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में इनके यूजेज होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी घटनाएं आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, विवर्तन और ध्रुवण, पोलराइजेशन। इन सभी घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में तरंग प्रकाशिकी जो हमारा चैप्टर होगा उनमें व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, विवर्तन और पोलराइजेशन, ध्रुवण, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले हमें प्रकाश के नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रकृति कैसी होगी। ये प्रकाश के नेचर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जो कि आई बटन में आप यहां से जाके इस लेक्चर को आप देख सकते हैं और पूरा प्रकाश की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। वहां पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत और सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। उनके आधार पर प्रकाश की व्याख्या की गई थी। तो उनमें जो मेन थे वहां पर कौन कौन से थे? पहला था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कौन कौन सा था। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत एक ये था जो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था और इसमें कणिकाओं के बारे में बताया था और प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या की थी। इसके बाद में जो सेकंड था वो था हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। तो ये वाला सिद्धांत था, ये तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। फिर तीसरा सिद्धांत था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का ईएम वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये वाला था। और जो लास्ट एंड फाइनल था वो था मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो इनके बारे में डिटेल से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो कि रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया था। वहां पर ही मैंने डिस्कस कर दिया था, क्योंकि हम लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे थे, प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसकी नेचर के बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो ज्यादातर जो सिद्धांत काम में लिया गया वो तरंग के रूप में हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत को यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल से यूज में लिया गया और इसी के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को डिसाइड किया गया कि तरंग प्रकाशिकी में हाइगेन्स के सिद्धांत से किस तरह से व्याख्या करेंगे। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं यहां से। तो हमारा जो फर्स्ट पहला टॉपिक आता है वो आता है वेवफ्रंट, तरंगाग्र। क्या होता है? तरंगाग्र बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं वेव फ्रंट। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें तरंग प्लस अग्र, तरंग प्लस अग्र मतलब तरंग के आगे। अगर हम देखें तरंग प्लस अग्र मतलब उसके आगे, और इंग्लिश में देखें वेव फ्रंट मतलब तरंगों के आगे कुछ न कुछ एक ऐसा माध्यम होगा या इस तरह की कोई घटना होगी जहां पर वेव फ्रंट बन सकता है। तो
तो वेवफ्रंट क्या होगा, मान लो कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे प्रकाश से उत्सर्जित होता है। तो जब हमने रे ऑप्टिक्स में बात करी थी, कौन से, पिछले चैप्टर में, तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये अलग अलग सिद्धांत बताए थे। तो वहां पर फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के अनुसार न्यूटन कहते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत है, बल्ब लगा हुआ है या फिर कोई भी ट्यूबलाइट है, उससे जो प्रकाश है वो कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। कौन कहते हैं, न्यूटन। फिर हाइगेंस कहते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो तरंगों के रूप में निकलता है, मतलब तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। कोई भी प्रकाश होगा, कोई भी प्रकाश स्रोत होगा वहां से। तो ये अलग अलग मत है इन साइंटिस्ट के। लेकिन जब यहां पर हम बात करते हैं तरंगागर के रूप में कि तरंगागर किस तरह से होगा, तो कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगागर कहलाता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई एक माध्यम है, उस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए कि उस पृष्ठ में उपस्थित सभी कण, जितने भी कण होंगे, वो सभी कण समान कला में कंपन करें। अब कला क्या होती है, कला मैंने आपको अगर ध्यान में होगा तो कला के बारे में बताया था कि कला कोण होता है, वो एक तरह की आवर्ती से रिलेटेड होता है। 11th क्लास में तरंग का एक चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर कला कोण को डिस्कस करते हैं कि कला कोण क्या होता है। कला कोण को जैसे ये होता है ना साइन, और इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा टी। तरंग का जब भी समीकरण होता है, देखो y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये तरंग का समीकरण आता है ना। तो यहां पर जो ये ओमेगा टी होता है, यही तो कला कोण है। और ओमेगा कौन सी आवृत्ति होती है, कोणीय आवृत्ति, ये वाली कोणीय आवृत्ति है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कला कोण का संबंध आवृत्ति से होता है। अगर इनडायरेक्टली बोलूं मैं तो आवृत्ति भी बोल सकते हैं हम कला कोण को। तो तरंगागर क्या होगा, मान लो ये कोई इस तरह से कोई प्रकाश, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, तो वो इस तरीके से निकल रहा है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर ये एक माध्यम है, ये प्रकाश तरंगे जा रही हैं, इनको बोल सकते हैं हम प्रकाश तरंगे, ठीक है, ये प्रकाश तरंगे, ये निरंतर आगे बढ़ रही है। तो ये एक माध्यम है, मान लो यहां पर इस साइड से प्रकाश किरणें आ रही है और इधर जा रही है। अब मैं यहां पर एक पृष्ठ, जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ को मैं ऐसे कर दूं, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ऐसे दिखाऊं, तो ये एक पृष्ठ बन रहा है पूरा का पूरा। मतलब पृष्ठ क्या होता है, एक तल बोल सकते हैं हम, समतल, जिसमें दो डायमेंशन हो, अक्ष भी और वाई भी, ये एक तल हो गया। तो किसी समांगी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ में उपस्थित जितने भी कण होंगे प्रकाश के, वो कण सभी के सभी किसमें होंगे, कंपन की समान कला में या समान आवृत्ति से कंपन करते हैं। इसको इनडायरेक्टली हम आवृत्ति बोल सकते हैं, या समान आवृत्ति से कंपन करें। तो इस प्रकार का पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाता है, तरंगागर। तो ये वाला, ये मान लो एक पृष्ठ हमने यहाँ पे, मैंने एक पृष्ठ खींच दिया इस तरीके से, ठीक है। ये एक पारदर्शी माध्यम है, इसके अंदर एक समांगी माध्यम है, इसमें एक पृष्ठ रख दिया, और पृष्ठ में उपस्थित यहां पर जितने भी कण होंगे, ये वाले कण तरंगों के, वो समान कला में कंपन करेंगे। इसमें कंपन करेंगे, ये समान कला में कंपन करें। तो इस प्रकार का जो पृष्ठ होगा, वो पृष्ठ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। कि किसी समांगी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण, यहाँ पे ये कण मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, कोई भी कण हुए, उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करे या कंपन की समान कला में हो, तो इस प्रकार का खींचा गया पृष्ठ कहलाता है तरंगाग्र। क्लियर, ये तो होती है तरंगाग्र वेवफ्रंट की बात, समांगी माध्यम में। अब हम बात करते हैं, ये तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र के लंबवत, मान लो ये तरंगाग्र है और इसके लंबवत किस तरीके से खींची गई रेखा है, ये रेखाएं खींची गई ना। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रकाश तरंग या प्रकाश किरणें कहते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा कि तरंगाग्र के लंबवत खींची गई किरणें या खींची गई रेखाएं प्रकाश तरंगे या प्रकाश किरणें कहलाती हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रकाश किरणों या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या होता है, तरंगाग्र खींचा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तरंगाग्र होता है वो प्रकाश किरणों के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये हमेशा प्रकाश किरणों के लंबवत होगा। फिर तरंगाग्र से जो किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, वो किस रूप में उत्सर्जित होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश
तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है। ये बात कौन कहता है? तो इस तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हाइगेंस ये बात भी कहते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो तरंग के रूप में निकलेगा, लेकिन तरंगाग्र जाएगा। तरंग का तरंगाग्र मतलब तरंगाग्र के लंबवत ही क्या हो जाएंगी? प्रकाश तरंगे। और तो ये किसी भी प्रकार किसी भी स्रोत से खींचा, किसी भी प्रकाश स्रोत किसी स्रोत से प्रकाश होगा वो किस रूप में उत्सर्जित होगा? तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है। ये बात कौन कहते हैं? हाइगेंस कहते हैं। तो ये होती है तरंगाग्र इस तरीके से। अब हम बात करें कि तरंगाग्र का आकार किस तरह से होगा। तो तरंगाग्र के आकार के आधार पर तरंगाग्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? इसके आकार और आकृति के आधार पर। तरंगाग्र के आकार और आकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से देख लो, इस तरीके से हम तरंगाग्र को देखते हैं और ये इसकी डेफिनेशन होती है। यहां से 3 प्रकार के होते हैं। आकार व आकृति पर निर्भर करेगा, आकृति के आधार पे 3 प्रकार के तरंगाग्र है। अब बात यह आती है कि आकार व आकृति के आधार पर 3 प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। तो ये तरंगाग्र का बनने वाले तरंगाग्र का जो आकार है वो किस पर निर्भर करेगा? तो सीधी सी बात है कि आकृति और आकार के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार के हैं। तो इनका जो आकार है वो प्रकाश स्रोत के आकार पर निर्भर करेगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हाइगेंस क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो किस रूप में उत्सर्जित होता है? तरंगाग्र के रूप में। अब तरंगाग्र कौन से आकार का बने? तो इसका मतलब अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में निकलेगा तो तरंगाग्र का आकार भी किस पे निर्भर करेगा? प्रकाश स्रोत के आकार पर निर्भर करेगा। तो अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा? तरंगाग्र का आकार। तरंगाग्र का आकार प्रकाश स्रोत के आकार पर निर्भर करेगा। प्रकाश स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, तो प्रकाश ऊर्जा है वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। देखो प्रकाश तरंग तरंगाग्र के लंबवत आगे बढ़ती है ना, तो प्रकाश ऊर्जा भी हमेशा क्या होती है? तरंगाग्र के लंबवत होगी। तो ये ध्यान में रखना कि प्रकाश ऊर्जा होती है वो भी हमेशा क्या होगी? तरंगाग्र के लंबवत। ये लंबवत का साइन है, मैथ में ज्यादातर यूज करते हैं। परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से। अब आकृति व आकार के आधार पर, प्रकाश स्रोत के आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के तरंगाग्र कौन कौन से हैं? इनके जो 3 प्रकार हैं, इनमें पहला प्रकार होता है वो होता है बिंदुवत तरंगाग्र। बिंदुवत तरंगाग्र बनता है इस तरीके से। फिर दूसरा जो तरंगाग्र होता है वो कौन सा होता है? रेखीय तरंगाग्र। रेखीय प्रकाश स्रोत होगा तो उससे कौन सा तरंगाग्र बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र। अब ये बिंदुवत तरंगाग्र है, इसको गोलीय तरंगाग्र भी बोलते हैं। बिंदुवत तरंगाग्र या गोलीय तरंगाग्र। फिर दूसरे तरंगाग्र की बात करें तो वो बनेगा बेलनाकार तरंगाग्र, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। और जो तीसरा तरंगाग्र होगा वो कौन सा तरंगाग्र होगा? समतल तरंगाग्र, जिसको बोलते हैं प्लेन वेवफ्रंट। कौन सा होगा? समतल तरंगाग्र। ये 3 प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। अब ये तीनों तरंगाग्र किसके आधार पर बनते हैं? ये तीनों ही तरंगाग्र प्रकाश स्रोत के आकार पर निर्भर करते हैं, अर्थात प्रकाश स्रोत के आधार पर ही इनका डिसीजन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन तरंगाग्र की, बिंदुवत तरंगाग्र या गोलीय तरंगाग्र, इसको पॉइंट वेवफ्रंट भी बोलते हैं या फिर स्फेरिकल वेवफ्रंट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले गोलीय तरंगाग्र कैसे बनेगा? तो देखो ध्यान देना, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बल्ब। हमारे घर में बल्ब होता है। एक बल्ब को आप लटकाओ यहाँ पे, जैसे लटका लिया, लटकाने के बाद में देखना इस बल्ब का जो प्रकाश होता है वो क्या एक पॉइंट पर ही आता है? क्या एक बिंदु पर ही आएगा? नहीं। अगर हम बल्ब को लटकाएंगे तो इसका प्रकाश है वो चारों तरफ फैलेगा। किधर फैलेगा? चारों तरफ। और चारों तरफ फैलेगा और चारों तरफ समान रूप से उत्पन्न होगा, समान रूप से प्रकाश फैलेगा, इधर भी फैलेगा और इस तरीके से सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश फैल रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो सभी संभव दिशाओं में समान विक्षोभ उत्पन्न करता है।
समान विक्षोभ मतलब सभी जितनी भी दिशाएं संभव हैं उनमें समान रूप से फैलता है या समान प्रकाश उत्पन्न करेगा, इसे हम बोलते हैं। तो यहां पर गोलीय तरंगाग्र बनाने के लिए प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? बिंदुवत। क्यों? क्योंकि बल्ब होता है वो एक बिंदु के रूप में होता है, छोटा सा रहता है, बिंदु के रूप में बल्ब है, तो इससे जो प्रकाश फैलेगा वो चारों तरफ फैलेगा इस तरीके से। और देखना ये प्रकाश की जो रेंज होती है वो आपको एक गोलाकार घेरे के रूप में दिखेगा कि कितने गोलाकार घेरे के रूप में वहां तक फैला हुआ है उस प्रकाश का। ऐसे नहीं कि इधर लंबा फैल गया और उधर फैलाएगी, ऐसा बल्ब से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत स्रोत होगा तो उससे बनने वाला जो तरंगाग्र बनेगा वो कौन सा बनेगा? गोलीय तरंगाग्र। तो इसमें प्रकाश स्रोत कौन सा होगा? प्रकाश स्रोत होगा बिंदुवत स्रोत, बिंदुवत स्रोत। और बिंदुवत स्रोत के आधार पर बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा गोलीय तरंगाग्र बनेगा। अब यहां से देखो, हम देखते हैं कि ये बिंदुवत स्रोत के आधार पर गोलीय तरंगाग्र बनता कैसे है। तो इसको यहां से डिटेल से मैं बताता हूं, आपको बना के दिखाता हूं। तो गोलीय तरंगाग्र बनने के लिए यहां पर एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, मान लो ये वाला एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत है वो कौन सा है? इसको लिखते हैं एस से, क्योंकि सोर्स लिखते हैं सन मान लेते हैं। ये एक प्रकाश स्रोत है, एस से लिख देता हूं मैं, यहां से एस से डिनोट कर दिया। कौन सा प्रकाश स्रोत है? बिंदुवत। ये है बिंदुवत प्रकाश स्रोत। इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश निकल रहा है वो इधर भी जा रहा है और प्रकाश इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसे भी जा रहा है यहां से। अब ये ऊपर की ओर जितना फैलेगा उतना ही नीचे की ओर उतने ही एंगल से फैलेगा। तो जहां तक ये रेंज आ रही है वहां से इस प्रकाश का एक बिंदुपथ बनाएंगे हम, इस तरीके से एक बिंदुपथ बनता है कि किसी भी समांगी माध्यम में यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत के रूप में हो तो उससे उस माध्यम में प्रकाश का वह बिंदुपथ जिसमें उपस्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में, तो ये एक बिंदुपथ बनेगा। और इस बिंदुपथ में ये यहां से क्या बनेगा? ये इसका सेंटर मान लो। और इस बिंदुपथ के अंदर जितने भी प्रकाश के कण रहेंगे, जितने भी कण रहेंगे वो कंपन की समान कला में होते हैं, अर्थात समान कला में कंपन करते हैं। तो इस प्रकार बिंदुवत प्रकाश स्रोत से बनने वाला तरंगाग्र होगा वो कौन सा बन रहा है? ये गोलाकार तरंगाग्र। तो इसमें ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये क्या रहेगी? इसकी त्रिज्या रहेगी। किसकी? इस गोलाकार बिंदुपथ की। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत के रूप में हो तो माध्यम के जिस बिंदुपथ पर, जब प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत के रूप में हो तो माध्यम के जिस बिंदुपथ पर उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तो इस प्रकार का बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो कौन सा बनेगा? गोलीय तरंगाग्र बनेगा। ये वाला तरंगाग्र बनेगा गोलीय तरंगाग्र। क्लियर है यहां से? अब ये इसका सेंटर हो गया ओ। अब यहां से ये गोलीय तरंगाग्र है, तो मान लो ये बिंदु यहां पर है तो सेंटर आ गया। अब सेंटर से प्रकाश फैल रहा है, वो चारों तरफ बराबर बराबर दूरी पर फैल रहा है, समान विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटर से ये दूरी, इस सेंटर से ये दूरी और इस सेंटर से जितनी भी ये दूरियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? बराबर होंगी, इक्वल होंगी। इस दूरी का मान कितना होगा? ये वैल्यू कितनी होगी? कितनी दूरी पर फैलेगा? तो मान लेते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो उत्सर्जित प्रकाश की जो वेग होगा वो वेग कितना मान लेते हैं कि इस माध्यम में प्रकाश का वेग, यदि माध्यम में प्रकाश का वेग v है, माध्यम में प्रकाश का वेग v है और ये t समय के लिए निकलता है, मतलब v वेग से t समय पर वहां तक पहुंचा। हमने बहुत ही अल्प समय लिया, समय कितना भी ले सकते हैं लेकिन हम एक इंस्टेंट टाइम लेते हैं t समय। तो t टाइम के लिए t समय पर तय दूरी, तो t समय पर तय दूरी मान लो ये बिंदु स्रोत है, बिंदु पर यहां से v वेग से प्रकाश निकलेगा तो t समय में यहां तक पहुंचा। मान लो यहां से निकला यहां तक, तो कितनी दूरी तय हुई? यहां से लेके यहां तक की दूरी तय हुई ना। मान लो बिंदु O से यहां तक a बिंदु तक की ये दूरी कितनी तय होगी? तो v वेग है, समय t है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी, तो दूरी बराबर होगी s बराबर होगी चाल गुणा समय। दूरी s बराबर होती है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? v और समय कितना है? t। तो s बराबर कितनी हो जाएगी? vt। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तय की गई दूरी होगी s बराबर कितनी आ जाएगी? vt के इक्वल होगी। जब गोलीय तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत प्रकाश स्रोत के रूप में हो
तो यहां से निकलने वाला प्रकाश है वो सभी संभव दिशाओं में समान विक्षेप उत्पन्न करता है, और समान विक्षेप उत्पन्न के और जिस बिंदु पथ पर उपस्थित माध्यम के प्रत्येक कण समान कला में कंपन करे, तो इस प्रकार का बनने वाला बिंदु पथ कौन सा तरंगाग्र बनेगा? गोलीय तरंगाग्र। क्यों? क्योंकि यहाँ इस माध्यम के इस बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदु पर जितने भी कण होंगे वो सारे के सारे समान कला में कंपन करेंगे, अर्थात उनकी आवृत्ति समान होती है। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से बनने वाला तरंगाग्र कौन सा होगा? गोलीय तरंगाग्र। क्लियर? तो पहले तरंगाग्र की हमने बात कर ली, और तय की गई दूरी कितनी दूरी तय करेगा? यदि v चाल से निकल रहा है और t समय में तय की गई दूरी होगी vt। सेकंड पे आते हैं बेलनाकार तरंगाग्र, वेव फ्रंट। बेलनाकार तरंगाग्र की बात करें तो प्रकाश स्रोत किस रूप में होना चाहिए? रेखीय रूप में होना चाहिए। यदि प्रकाश स्रोत रेखीय स्रोत के रूप में हो तो बनने वाला तरंगाग्र कौन सा तरंगाग्र बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र। जैसे ये चौक क्या है? एक रेखा के रूप में है ना, तो ये प्रकाश स्रोत एक रेखीय है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं मैं आपको, ट्यूबलाइट होती है, वो लंबी होती है, एक सिरा इधर होता है, एक सिरा इधर होता है, बीच में गैस भरी रहती है, ट्यूब होती है, यहाँ पे बल्ब, दोनों बल्ब जलते हैं, तो उससे पूरी ट्यूबलाइट में समान रूप से प्रकाश होता है, समान चमक उत्पन्न होती है। तो वो एक रेखा के रूप में, यदि उसको मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो रेखीय प्रकाश स्रोत हो गया ना। तो जब प्रकाश स्रोत रेखीय लेंगे तो उससे बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो कौन सा बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र। कैसे बनता है अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, यहाँ पे देखना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेखीय तरंगाग्र बिंदु जो गोलीय तरंगाग्र है बिंदुवत प्रकाश स्रोत से बनता है। अब हम बात करेंगे रेखीय प्रकाश स्रोत और बेलनाकार तरंगाग्र की। तो यही मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। सपोज करो बेलनाकार तरंगाग्र बनने के लिए प्रकाश स्रोत रेखीय लेना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे एक रेखीय प्रकाश स्रोत ले रहा हूं, ये वाला, ये एक ट्यूबलाइट टाइप में रेखीय प्रकाश स्रोत ले लिया। यहाँ पर इस रेखीय प्रकाश स्रोत के इस बिंदु पर बल्ब है, इस बिंदु पर बल्ब है। दोनों बिंदुओं से मान लो मैंने यहां से नीचे से ट्यूबलाइट खड़ी कर दी, यहां बल्ब जल रहा है। बल्ब जला तो किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश हाइगन्स क्या कहते हैं? किस रूप में निकलेगा? तरंगाग्र के रूप में और तरंगों के रूप में। यहां से प्रकाश उत्सर्जित हुआ तो ये इधर उधर फैलेगा। अब किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश होता है वो सभी संभव दिशाओं में क्या उत्पन्न करेगा? समान विक्षोभ। तो ये एक प्रकाश स्रोत है, तो इस बल्ब से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर मतलब समान दूरी तय करेगा। यहां से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस तरीके से। तो एक विक्षोभ तो यहां पर उत्पन्न हो रहा है इस तरीके से, और ये एक बिंदु पथ बन रहा है जिसमें उपस्थित सभी कण क्या होंगे? कंपन की समान कला में। और एक यहां से इस विक्षोभ से ये एक बिंदु पथ बन रहा है जिसमें उपस्थित सभी कण क्या होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। अब ये कंपन की समान कला में तो ट्यूबलाइट होगी, तो क्या ट्यूबलाइट के ऊपर और नीचे थोड़ी होगा? क्योंकि बल्ब तो ऊपर और नीचे लगे रहते हैं, लेकिन उसके आधार पर पूरी ट्यूब की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? एक समान। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रकाश यहां तक, यहां से लेके यहां तक, नीचे तक, और यहां से लेके यहां तक एक समान रूप से बराबर बराबर फैलेगा, और इस ट्यूब के चारों तरफ प्रकाश क्या होगा? एक समान रूप से बनाएगा। तो इस प्रकार से जो बनने वाला तरंगाग्र होगा, ये तो प्रकाश स्रोत है, वो कौन सा प्रकाश स्रोत होगा? रेखीय प्रकाश स्रोत, रेखीय प्रकाश स्रोत। और जो बनने वाला ये तरंगाग्र होगा वो कौन सा होगा? बेलनाकार तरंगाग्र। कब बन रहा है? जब प्रकाश स्रोत कौन सा स्रोत हो? रेखीय स्रोत। जब प्रकाश स्रोत रेखीय स्रोत के रूप में हो तो माध्यम के जिस बिंदु पथ पर उपस्थित सभी कण, अब माध्यम का कौन सा बिंदु पथ? ये रेखीय स्रोत है तो इसके चारों तरफ होगा ना, ये पूरा का पूरा चारों तरफ है। तो इस बिंदु पथ पर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर प्रत्येक स्थिति पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, अर्थात कंपन की समान कला में हो। तो इस प्रकार बनने वाला तरंगाग्र कौन सा तरंगाग्र बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये इस प्रकार से बनने वाला तरंगाग्र होगा वो बेलनाकार बनेगा। अब यहां पर बात होती है कि बेलनाकार तरंगाग्र का प्रकाश है वो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो जो ये बेलनाकार तरंगाग्र बन रहा है, मान लो यहां से प्रकाश स्रोत निकल रहा है, ये ओ बिंदु है या ओ डैश मान लो, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, t समय के लिए v वेग से दूरी तय कर रहा है, v वेग से जा रहा है। तो v वेग से जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? तो s = vt, और यहां पर भी
समान दूरी तय करता है ना समान समय में, क्योंकि सभी संभव दिशाओं में समान विक्षोभ उत्पन्न होगा, तो S बराबर VT। तो इस बेलन की बेलनाकार तरंगाग्र की त्रिज्या कितनी होगी, VT के इक्वल होती है, यहां से इस तरीके से। क्लियर है, आया समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद में हमारा समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र को देखते हैं हम यहां से। अब क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा ये, अब देखना समतल तरंगाग्र की बात करें तो बिंदुवत तरंगाग्र या गोलीय तरंगाग्र बनने के लिए प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, बिंदुवत स्रोत होना चाहिए, बिंदु स्रोत। बेलनाकार तरंगाग्र बनने के लिए रेखीय स्रोत होना चाहिए। उसी प्रकार समतल तरंगाग्र बनने के लिए प्रकाश स्रोत दोनों हो सकते हैं, चाहे तो प्रकाश स्रोत बिंदुवत स्रोत हो, चाहे बेलनाकार तरंगाग्र बनने वाला रेखीय स्रोत हो। इन दोनों स्रोतों से जो बनने वाले तरंगाग्र होंगे वो तरंगाग्र बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय बनेगा, लेकिन और रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। परंतु जब प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूरी पर हो, समतल तरंगाग्र कब बनेगा, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखीय स्रोत हो लेकिन अत्यधिक दूरी पर हो, तो बनने वाले तरंगाग्र बिंदुवत या गोली तरंगाग्र होंगे, लेकिन इतने बड़े तरंगाग्र को हम देख नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उस तरंगाग्र का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको, मान लो प्रकाश स्रोत बिंदुवत स्रोत है S, यहां से तरंगाग्र बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, यहां पे ये बड़ा, ठीक है, गोलीय तरंगाग्र इस तरीके से। फिर प्रकाश स्रोत ये ले लेते हैं, रेखीय प्रकाश स्रोत, और रेखीय प्रकाश स्रोत से जो बनने वाला तरंगाग्र होगा वो बेलनाकार तरंगाग्र बन रहा है इस तरीके से, यहां से, ठीक है, दोनों ये। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या रख दी कि जब प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर, मान लो एक बल्ब है उसको मैं बहुत ज्यादा दूरी पर लगा दिया, मैं यहां खड़ा, यहां से मैं देखूं उस प्रकाश को तो वो बल्ब मुझे जलता हुआ दिखेगा और मुझे ऐसे लगेगा, मतलब ज्यादा दूरी पर ऐसे लगेगा कि उसका प्रकाश फैल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है तो मेरे तक आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे तक कोई प्रकाश पहुंच रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं यही सोचूंगा कि वो मेरे तक पहुंच रहा है। लेकिन सोचो जब वो ज्यादा दूरी पर होगा तो उससे जो बनने वाला प्रकाश का फैलाव वो बहुत ज्यादा दूरी पर होगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब बड़ा बनने के लिए हम इतने बड़े तरंगाग्र को देख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उस इतने बड़े तरंगाग्र में से अत्यधिक दूरी वाले में से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो इस तरंगाग्र का एक छोटा सा हिस्सा कट कर लेंगे, यहां से ये छोटा सा हिस्सा कट कर लिया और कट करके इधर लाएंगे, तो ये तरंगाग्र कैसा बनेगा, इस तरीके से छोटे से हिस्से को कट करके ये तरंगाग्र इस तरीके से हो जाएगा। यहां से भी एक छोटा सा हिस्सा कट करेंगे इसका, यहां से इस तरीके से, तो ये छोटा सा हिस्सा कट होके कैसा बन जाएगा, इस तरीके से। मान लो एक छोटा सा हिस्सा कट होके इस तरीके से आ गया तरंगाग्र, जबकि ये छोटा सा हिस्सा हमने यहां से ले लिया है, और ये बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो कौन सा तरंगाग्र बनेगा, समतल तरंगाग्र। इस समतल तरंगाग्र के प्रकाश किरणें क्या होंगी, लंबवत रहेंगी। क्यों, क्योंकि लंबवत प्रकाश किरणें इस तरीके से जाती रहेंगी, यहां से ये प्रकाश किरणें हैं, क्योंकि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा वो निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा, और यहां से तरंगाग्र लेंगे तो इस तरंगाग्र के भी क्या होगा, प्रकाश स्रोत आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है, तो ये कौन सा तरंगाग्र बन रहा है, समतल तरंगाग्र। कब बनेगा, स्पष्ट देख लेना इसको, किस तरीके से मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं कि प्रकाश स्रोत बिंदुवत या रेखीय प्रकाश स्रोत जब अत्यधिक दूरी पर स्थित हो तो इनसे बनने वाले तरंगाग्र क्रमशः गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग कौन से तरंगाग्र की तरह कार्य करता है, समतल तरंगाग्र की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार जो बनने वाला तरंगाग्र होगा वो समतल होगा। यहां पर एक बात, प्रत्येक समतल तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रकाश किरणें कहलाती हैं, और तरंगाग्र हमेशा प्रकाश किरणों के तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। और किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा हमेशा तरंगाग्र के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इन तरंगाग्र के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हाइगन्स ने बताया था, हाइगन्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था, और हाइगन्स ने इनके आधार पर अपना एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, तरंग सिद्धांत के आधार पर, जिसे बोलते हैं हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो आपके कोई भी डाउट्स या क्यूरी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पुट अप कर दीजिए, वहां से मैं रोज पढ़ता हूँ और वहां पे हम देख लेंगे। तब तक के आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।